नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ के साथ। तो मेरठ में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम 231 अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। बागपत रोड पर इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजा और अवैध निर्माण को ढहाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया और जब इन लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो आज से एक्शन शुरू हो गया है। तो बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है। ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण बनाए गए थे, कई बार इन लोगों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस पर आज इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। बागपत रोड पर यह कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आप देखिए कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली है वो किस तरीके से यहाँ जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ जमींदोज करने का काम कर रहा है। अब तक 6 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण है वो गिराए जा चुके हैं और ये वो अवैध निर्माण है जो ग्रीन बेल्ट में नियमों को ताक पर रखकर कर दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नियम होता है कि ग्रीन बेल्ट में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन जानकारी होने के बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कर लिए गए। और अब मेरठ विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कर रही है। ये 3 दुकानें हैं जिनमें से जो 2 दुकानें हैं वो गिरा दी गई हैं और जो तीसरी दुकान है उसको यहाँ पर गिराने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए, बागपत रोड है। अभी इसको जो 6 लेन है वो यहाँ पर किया गया है और इस रोड पर चूंकि आवागमन भी बहुत ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड पर इस रोड के बराबर में जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी वहाँ पर नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ही अवैध निर्माण कर लिए गए और यहाँ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो ये कार्रवाई है वो यहाँ अमल में लाई जा रही है। लगातार MDAVC मृदुल चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीन बेल्ट में जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं या रोड साइड वेंडिंग में जो भी निर्माण किए गए हैं उनको हर कीमत पर कार्रवाई की जाए और उनको यहाँ पर जो नेस्तनाबूत है ढाया जाए, उसका काम पूरी कार्रवाई अंजाम यहाँ पर कहीं ना कहीं दी जाए। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो बाबा का बुलडोजर है वो यहाँ पर एक बार फिर गरजता हुआ नजर आ रहा है। बागपत बाईपास से चंद कदमों की दूरी पर ही एक और जगह जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। देखिए कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है वो लगातार यहाँ पर एक्शन कर रही है अवैध निर्माणों पर और एक एक करके उन अवैध निर्माणों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। क्या पूरी तैयारी है, कौन कौन से अवैध निर्माण है, कितने अवैध निर्माण यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई करनी है, ये हम बात कर लेते हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के जो जोनल प्रभारी हैं अरुण शर्मा जी, उनसे। अरुण जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब तक ये सुनने में आ रहा है कि 6 अवैध निर्माण तो आपने ढा दिए हैं, कितने और ऐसे अवैध निर्माण हैं जो चिन्हित किए गए? अभी तो 231 चिन्हित हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपीलों में गए हुए हैं, कुछ पुनर्निर्माण में गए हुए हैं। तो जो लोगों पर कोई वो नहीं है उनको हटाया जा रहा है। करीब 4 दिनों तक इसी तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर एक पूरा अपना अभियान लगा दिया है। 4 दिन तक इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पर ढाए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरीके से लगातार सख्त एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठता है कि जिस वक्त ये ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण किए जा रहे थे उस वक्त जो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं आखिर वो कहाँ सो रहे थे, इसको लेकर तमाम सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट में ये अवैध निर्माण किए गए हैं अब एक एक करके उनको ढाने का काम मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम अगले कई दिनों तक यहाँ पर जारी रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इधर यूपी विधान परिषद के आज 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से 2 भाजपा के सदस्य विधान परिषद में दोबारा चुने गए हैं और ऐसे में 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो रहा है। 6 समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सदस्यता खत्म हो रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के 3 और कांग्रेस के 1 विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई है। कांग्रेस का अब कोई सदस्य विधान परिषद में नहीं होगा। अब विधान परिषद में बसपा के सदस्यों की संख्या भी 1 ही रह जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 9 पर आ जाएगी, जबकि भाजपा की अगर बात की जाए तो यहां सदस्यों की संख्या बढ़कर 81 हो जाएगी।
और इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज ग्राम विकास विभाग की रिपोर्ट कार्ड पेश की है। उन्होंने 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है और काम की जानकारी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा से जुड़ी परेशानियों को हम दूर कर रहे हैं, रोजगार की समस्या को मनरेगा से दूर किया। उन्होंने ये भी कहा कि 3251 खेल मैदान पर काम शुरू हुआ है और पीएम आवास योजना के तहत 100 दिन में 1 लाख आवास दिए गए हैं। वहीं सीएम आवास योजना के तहत 8200 आवास दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें अखिलेश यादव की सलाह की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और जो मुझे तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ के रूप में हमारे विभागीय अधिकारियों ने बताया है, इन सड़कों की आयु सामान्य सड़कों की तुलना में और लगभग जैसे 5 वर्ष की आयु सड़क की होती है, ये 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भी ठीक प्रकार से स्थापित रह सकती है। गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए यह भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं, 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। हम ग्राम विकास हो चाहे नगर विकास हो, युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से जितना अच्छा काम देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम अगर अखिलेश जी किए होते तो 400 सीट का दावा करने वाले सिमट करके नहीं रह जाते। और इधर आजमगढ़ उपचुनाव जीत के बाद सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। निरुआ ने कहा कि हार पर अखिलेश यादव बहानेबाजी कर रहे हैं और 2019 में जीत के बाद वो कभी आजमगढ़ नहीं गए। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीत कर आए निरहुआ इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। निरहुआ जी, आप आजमगढ़ चुनाव जीत के आए। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे पार्टी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि आजमगढ़ रामपुर हम जीत रहे हैं, इसलिए मैं प्रचार के लिए नहीं गया। आपको लगता है कि अगर अखिलेश प्रचार के लिए आते तो आपके लिए दिक्कत होती? कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कल्याणकारी योजनाएं जो है वो गांव-गांव तक पहुंची है। अभी कोविड के दौरान जब महामारी आई थी पूरी दुनिया में, तो पूजनीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा राशन से लेके दवा से लेके हर बात का ध्यान रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो गरीबों के पास जो सुविधाएं पहुंची, किसानों के पास जो सुविधाएं पहुंची, उसको लेके उनका मन भी बना था कि भारतीय जनता पार्टी ही जब हमारे लिए सब कुछ कर रही है तो हम विपक्ष में बैठ के करेंगे क्या, इसलिए कमल खिला है। बाकी वहाँ के सांसद होने के नाते आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी कभी न कोविड की महामारी में कभी मुंह दिखाने गए और ना ही कभी संसद में ही आजमगढ़ के बारे में कोई एक सवाल किए हों या कुछ बात की हो तो बता दें। तो मुझे लगता है कि जनता ने ये सब देख लिया था और समझ गया था कि ये जो समीकरण की राजनीति करते हैं वो अब यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ विकास की बात होगी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद में, एक भरोसे में आजमगढ़ ने कमल खिलाया है कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो आजमगढ़ थोड़ा पीछे रह गया था। वहाँ 10 के 10 विधायक जो हैं वो विपक्ष के थे। तो अब जनता ने मन बनाया कि भले 10 विधायक विपक्ष के हैं, पर हमको एक अवसर ईश्वर ने दिया है, तो हम डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। 2019 में आप चुनाव हारे थे, स्मृति ईरानी जी ने आपको मंत्र दिया था और लगातार आप डटे रहे और इस बार चुनाव आप जीते। जी हाँ, ये दीदी का ही मंत्र था। मैं मिलने गया चुनाव हारने के बाद, तो दीदी ने कहा कि देखो वो जीत तो गए वहाँ पे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लिए वहाँ चुनाव लड़ने नहीं गए थे, प्रधानमंत्री जी को रोकने गए थे और उसमें वो असफल हुए हैं। तो वो वहाँ रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, वो भागेंगे वहाँ से। बस आप वहाँ रुको, वहाँ पे रहो, लगो, लोगों की समस्या सुनो, समाधान करो और निश्चित रूप से आप जो है सफल होगे, लोग सेवा का मौका देंगे। और वही हुआ, लोगों ने एक मौका दे दिया सेवा करने का। एक आखिरी सवाल, आपका गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ है, गाना एक बार आपसे हम सुनना चाहेंगे। हाँ, जब हम लोग 19 में चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी जब लगातार वहाँ लगे रहे और जीतने के बाद भी जब अखिलेश यादव जी आजमगढ़ छोड़ के गए, तो हम लोगों ने वो गाना बनाया था, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे,
आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीत कर आए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और तमाम सारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ अभी मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे तभी उनको यकीन था कि वो आजमगढ़ छोड़ के जाएंगे, इसीलिए वो आजमगढ़ में डटे रहे और उसी का परिणाम है कि आज उन्हें विजय मिली है। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने बाद 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम लगभग 4 से 5 घंटे वहां रहेंगे और इस दौरान 3 जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आने के बाद सबसे पहले एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ करेंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के यूपी हेड रसराज कृष्णदास ने बताया है कि पीएम के हाथों देश में पहली बार बच्चों को ब्रेकफास्ट देने का काम भी शुरू होगा। पीएम ने यहां 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने रुद्राक्ष जाएंगे। यहां वो देश के शिक्षाविदों के बीच में अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का आगमन काशी में होने वाला है और इस वक्त हम सिगरा स्टेडियम के मैदान में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर तैयारियां कितनी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां जारी हैं। जो वाटरप्रूफ टेंट है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चूँकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए ये कूलर की व्यवस्था की गई है। हर तरफ जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग अपने अंतिम दौर में है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहां से संबोधन करेंगे और यहां के खिलाड़ियों को सौगातें भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी में तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं और इंतजार है अब प्रधानमंत्री का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। पीएम आने वाले हैं और काशी सजकर तैयार है। इस वक्त हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और शिक्षाविदों के साथ यहाँ पर होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। पूरे देश के कुलपति यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आईआईटी के डायरेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस रुद्राक्ष में पहुँचेंगे और नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के नाम पर अगर गौर करें तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है यहाँ पर होने वाला और इस समागम में देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश से आए शिक्षाविद शिरकत करेंगे। ये आयोजन खास होगा जो आने वाले दिनों में शिक्षा के नए आयाम को प्रस्तुत करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम काशी आएंगे और मध्याह्न भोजन के इंतजाम को करने वाले अक्षय पात्र का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ बनारस की शिक्षिकाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा खास है, कितना खास और आप लोगों को कितना इंतजार? हम लोगों को इसलिए यहाँ बहुत हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छी एक योजना चालू की है। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए, उत्तम भोजन के लिए उन्होंने एक अक्षय पात्र योजना लागू की है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब उनके लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ पलक पावड़े बिछा के उनका इंतजार करें पूरे बनारस के लिए। गर्व की तैयार किया है आप लोगों? जी हम लोगों ने तैयार सुना सके, बता सके वो कौन सा? जी जी। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो स्वागत गीत गाए जा रहे हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। इस पूरी व्यवस्था में सुरक्षा को धार देने के लिए पीएसी, आरएएफ और इसके साथ ही अगर बात करें तो
सुरक्षा के जो कमांडो हैं उनकी तैनाती की गई है। चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा का घेरा तैनात किया गया है बनारस में। आप देखिए चारों ओर आपको जो सुरक्षा की तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। हर ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। प्रधानमंत्री का जो रूट होगा उस रूट पर बैरिकेडिंग होगी और लगभग 15 से 20 मिनट पहले ये बैरिकेडिंग पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान बनारस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जल थल नभ त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम है और ये सुरक्षा पूरी काशी को अभेद्य किले में तब्दील करने के लिए है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो कानपुर में नई सड़क हिंसा में आरोपी हाजी वसी से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए हिंसा की साजिश रची गई थी और बिल्डर वसी ने आयात जफर से 1 करोड़ रुपए में सौदा किया। बिल्डर ने 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात भी स्वीकार कर ली है। विवादित जमीनें खाली कराने के लिए करोड़ों कमाने की बात को भी स्वीकार किया गया है। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि नई सड़क स्थित चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। 3 बड़े नाम इस हिंसा से सामने आए। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का, मुख्तार बाबा का और तीसरा हाजी वसी का। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वसी को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ करी, एसआईटी ने पूछताछ करी, तो हाजी वसी ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हाजी वसी ने ये कबूलनामा किया है कि चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने की एक बड़ी साजिश थी और इसमें लाखों रुपए के लेन देन की बात भी निकल करके सामने आई है। चंद्रेश्वर हाता नई सड़क पर स्थित है और एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसके आगे की अगर तस्वीर दिखाएं आपको तो दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़ी साजिशें पिछले कई वर्षों में यहाँ पर देखने को मिली, सामने आई और उसके बाद एक बड़ी साजिश एक बार फिर से रची गई ताकि चंद्रेश्वर हाते को कब्जा लिया जाए। बिल्डर लॉबी लगी हुई थी, ये सूचना निकल करके सामने आई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने के लिए एक बड़ी साजिश, सुनियोजित साजिश रची गई। जुमे के दिन को चुना गया और जुमे की नमाज के बाद भीड़ में शामिल अपराधी तत्व, जो लोकल स्थानीय गैंगस्टर हैं, स्ट्रीट शीटर हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भीड़ में शामिल हुए और उसके बाद पथराव कर दिया, फायरिंग करी और बमबाजी भी की गई। चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने की एक बड़ी सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है एसआईटी जांच में और एसआईटी और अब ग्रिल करने में लगी हुई है कि और कौन कौन से ऐसे राजदार हैं या राज हैं जिनको जानना अभी बेहद इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां एक शख्स पर असलहों के बल पर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल पीड़ित जमीन मालिक ने गोदामों में रखा 60 लाख रुपए से अधिक की कीमत की मशीनरी और तार चोरी करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित जमीन मालिक ने सिराज और सतेंद्र सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर बीजेपी नेता के करीबी समेत 4 नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित की तरफ से दी गई तहरीर में गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले 3 लोग यानी कि सिराज, सरफराज, सलीम और अजगैन थाना क्षेत्र के सतेंद्र सिंह का नाम शामिल है। मेरे वालिद साहब मोहम्मद इकबाल, उनका इंतकाल हो चुका है। हमारी जो नाव में ज़मीन है जो हमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मिली, उस पर मेरे कज़न जो मेरे ताया की लड़की भी हैं, मोहम्मद शिराज, उन्होंने जबरन 2 दिन पहले गुंडे बदमाशों के साथ घुस के कब्जा कर लिया है। इसमें दिल्ली निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली सदर में एफआईआर दर्ज कराई गई कि उनकी ज़मीन को उनके भतीजों ने मिलकर के कब्जा कर लिया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चलिए न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।